इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अमेरिका की मदद से आई ये गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के लोग जिस पर बाहर निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं। एजाजुल हक की मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से और इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ताल्लुकात हैं। मुलाकात में तय पाया कि मुख्तदर हलकों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो बरकरार रखने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात आती है कि कोई साजिश हुई। अब अलार्मिंग बेल्स जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। प्रेशर कुकर जो पिंडी में था वो बिल्कुल फटने के करीब है। इमरान खान साहब से 24 घंटे के अंदर राब्ते की कोशिश की गई है और राब्ते हुए हैं। उनको मैसेज दिया गया है कि जी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। जो मुलाकात हुई है इसमें एजाजुल हक साहब जो हैं वो गए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत सिंबॉलिक मुलाकात है और मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर चीज़ों को संभाला जाएगा और एजाजुल हक साहब के जरिए हो सकता है और भी पैगामात जो हैं वो डिलीवर किए गए हों। भाई अगर ये हुकूमत नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? ये मरियम नवाज का बयानिया चेक कर लें। उन्होंने सबको कहा है कि हम इन्हें आड़े हाथों लेंगे। ज्यादती जो की है कि हम बजट को 45 अरब पे ले जाना चाहते थे 28 अरब से, तो इन्होंने न सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के बजट पे काट लगा दी बल्कि हमारी आखिरी जो क्वार्टर था उसका भी 5 बिलियन 20 करोड़ पे उन्होंने दे दिए। में एक नया शोशा छोड़ा इन्होंने। 1973 का आइन खत्म करना चाहते थे इमरान खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ है हमारी को एंकर अलीना इलियास, राजा आमिर अब्बास, मारूफ कानूनदान, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और फ़ख्र रहमान साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और बहुत सारी चीज़ें विटनेस की हैं इन्होंने खुद, हिस्टोरिक, और अब भी शायद मामलात वही हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, कुछ अदालती फ़ैसलों का भी आज जिक्र करेंगे। बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है कि कोई इस मुल्क में मुक़द्दस गाय नहीं है, किसी पर भी तनकीद हो सकती है। और ईमान मज़ारी साहबा पर जो मुकदमा था कि जी उन्होंने पाक फ़ौज के सरबराह के बारे में कुछ नाज़ेबा कलमात कहे हैं, वो आज उसका वो ख़त्म हो गया मुकदमा, क्योंकि ईमान मज़ारी साहबा ने भी कहा कि उनको रिग्रेट है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। और अदालत ने बुनियादी तौर पर जो असल जो इसकी रूह है फ़ैसले की, वो ये है कि पाकिस्तान में मुस्बत तनकीद किसी पर भी हो सकती है, कोई भी तनकीद से बालातर नहीं। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया जा सकता है कि आपका कुर्ता लंबा क्यों है, और वो उसका जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कायम है और हो सकता है, और कोई भी शख्स तनकीद से बालातर नहीं है, सवाल उससे किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो इससे पहले मैं इस टॉपिक पर जाने से पहले आज जो सियासी दो बड़े अहम मामला हैं, एक तो हलचल मच गई है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक गुफ्तगू की और फिर उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक ऐसा एक बयान दिया है जिस इमरान खान साहब तो 73 का जो आइन है उसको ही रोल बैक करना चाह रहे थे। एक नया बयानिया आ रहा है क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका की मदद से आई ये गवर्नमेंट है, और इसमें न्यूट्रल्स का एक नाम सामने आया है। इसमें बहुत एक ऐसा ये बयानिया है पाकिस्तान के लोग जिस पर बाहर निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं, कि इससे एक हर तरफ एक घबराहट है। पिंडी में भी घबराहट है, इस्लामाबाद में भी घबराहट है, और सियासतदानों में भी घबराहट है, न्यूट्रल्स में भी घबराहट है, क्योंकि ये बात कि अमेरिका की मदद से ये हुकूमत आई है और उसके बाद जो काम हो रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर का मामला गोल किया जा रहा है, जिस तरीके से और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो चल निकले हैं, और ये जो क्रिमिनल्स थे जिनके बारे में हम ये सुनते रहे, कि हमें ये बताया गया कि ये बेईमान है, बड़ा इन्होंने माल लूटा है, उन्होंने अपने आप को एनआरओ दे दिया। आज तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है, इसलिए कि हुक्मरान जो है उन्होंने ख़ुद ही आज फारिग कर दिया है सारे केसेस को। जरदारी साहब भी फ्री हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब की तो जो इस्तिस्ना भी मुस्तकिल हो गया। बहरहाल कल जो जलसा था, मैं ये शुरू इसलिए कर रहा हूँ प्रोग्राम इससे, उसमें मैं आपको कुछ जो डिमांड्स जो लोगों की थी, ये जो परेशानी क्यों है, पाकिस्तान के लोग क्या पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है, सारे का सारा मीडिया सवाए ARY और बोल के एक तरफ है और एक ही कहानी बयान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं। कल के जो जलसे में जो लोगों के सवाल थे, ये पाकिस्तानी है और ये हर शहर में ऐसे सवाल थे, ये पूरी कौम सवाल कर रही है। ये कुछ सैम्पल्स, बहुत सख्त बातें भी हैं, मैं नहीं वो दिखा रहा इसलिए
कि हमें अपने बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें वो हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर सकते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर नहीं दिखा सकते। इस वक्त कौम के जो जज्बात हैं वो समझने की ज़रूरत है। वो लोग जो बड़े बड़े महल्लों में बैठे हैं, जो ऊंची दीवारों के पीछे हैं, जिनके बाहर सिक्योरिटी के हसार हैं, ये उनको समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो बात कर रहे हैं, सड़कों पे जो बात हो रही है, अगर उसको एड्रेस नहीं किया गया तो फिर मामला कहीं पे भी जा सकता है। मैं राजा आमिर अब्बास की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ। एजाजुल हक की मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से और इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ताल्लुकात हैं। मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज़ आई है वो मैं उसकी एक लाइन जो है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसमें हाईलाइट भी कर दें। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ, बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन मुलाकात में तय पाया कि मुख्तदर हलकों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश की जाएगी। इसके बावजूद कि इमरान खान पर बड़ा प्रेशर है, उसकी पार्टी का प्रेशर है, लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। इमरान खान ने जो पैगाम दिया है, पैगाम के जवाब में उसने कहा मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन इलेक्शन की तारीख का आप ऐलान कर दें, हर बात हो सकती है। और ये भी कहा है कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब इस एजाजुल हक की मुलाकातों ने इमरान खान के साथ हर तरफ खलबली मचा दी है, इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पर। और ये मैं कोट कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने इस मीटिंग के बाद, इमरान खान की एजाजुल हक की मीटिंग के बाद फ़ोन घुमाए हैं, सब ने फ़ोन घुमाए हैं। ओ भाई, आपका हमारे साथ तो कोई और वादा था, ये आपने क्या किया? और ये अगर आप इसी तरह मिलते रहे तो मेरे तो सारे कबूतर उड़ जाएंगे। मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ कि मेरे सारे कबूतर उड़ जाएंगे, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, मेरे इत्तेहादी मेरा साथ छोड़ जाएंगे। रोके इन मीटिंग्स को। बहुत बहुत मसला राजा आमिर अब्बास, वो कह रहे हैं मेरे कबूतर उड़ जाएंगे, ये मुलाकातें ना करें, आपने तो हमसे कुछ किया हुआ था। देखिए समी साहब, आपने जो अभी क्लिप्स दिखाए हैं वो देख के मुझे बड़ी एक कोई खुशी की बात नहीं, अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क, जिसकी एक अजीम फ़ौज, जिसकी एक हिस्ट्री, जिसकी जो यहाँ पे वजूद है, उस वजूद का जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे फ़ौज की मौजूदगी है। क्योंकि हमारे जो जोग्राफाई हालात हैं, जियोपॉलिटिकल आसपास जो हमसाए हैं, तो उसमें यकीनी तौर पे यही वो वाहिद अदारा है कि जो मुल्क की स्टेबिलिटी का बायस बना है और उसकी जोग्राफिकल उसको मेंटेन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि क्या वजह है कि पिछले चंद अरसे में या कुछ अरसे में जो अवाम है, अवाम जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत तो अपनी जगह, वो कहते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट इसका एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उतनी ही इम्पोर्टेंस इसकी एक ख़ुद मुख्तारी है, उससे ज़्यादा मुख्तारी इस इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी आज़ादी है। तो अगर पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और उसको जो बरकरार रखने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात आती है कि कोई साजिश हुई और उसके बाद साजिश में कोई हमारे यहाँ भी हैंडलर्स थे, और हैंडलर्स ने क्या किया? हैंडलर्स ने ये नहीं किया कि जनाब इमरान खान को निकाला और कोई ईदी को साहब को वापस ले आए या किसी ऐसे शख्स को ले आए कि जिसका इस मुल्क में वक़ार हो, जिनका आपने बात किया। क्रिमिनल्स को ला के हमारे ऊपर बिठा दिया, और क्रिमिनल्स को जो लाए उनका जो पीडीएम का नैरेटिव था कि जनाब हम तो महंगाई से तंग आ गए और महंगाई के ख़िलाफ़ हुकूमत टॉपल करना चाह रहे हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं, वो हुकूमत में आते हैं, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाता है। पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद हमें नज़र आता है कि जो उनका पर्पस था, ये देखिए, ये जो नैब की आपने बात की या जो इमरान खान साहब ने आज ब्लैक डे मनाया, ये क्या है कि इस मुल्क में आप एक लाइसेंस दे रहे हैं करप्शन का। आप कह रहे हैं कि जितनी मर्जी करप्शन करो, इट्स वैलिड, और जिनके ऊपर कोई कोशिश की गई कि करप्शन के केसेस बनाए जाए, उनको कहा गया कि जनाब इस रिजीम चेंज के नतीजे में आपको अब खुली आज़ादी है,
आपके केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के चेयरमैन नैब को लाना है। किसने लाना है? राजा रियाज साहब ने। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स लाने हैं राजा रियाज ने। और ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्टली जो पाकिस्तानी अवाम का आपने इमोशंस दिखाए हैं, जो चार्ज हैं, वो चार्ज इसीलिए हैं कि ये पाकिस्तान क्या वाकई ही कोई ग़ुलाम कौम है? क्या हम वाकई ही ग़ुलाम हैं कि हमें इस अंदाज में ट्रीट किया जाएगा? तो आई बिलीव कि इट्स हाई टाइम, और इस वक्त सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है कि ये वो स्टेज है कि इस स्टेज से आगे ये अवाम फिर शायद क्लिप्स नहीं बनवाएंगे। ये अवाम शायद फिर टीवी पे आपको इस अंदाज में छतरियाँ लिए हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि फिर जब महंगाई 300 रुपये का लीटर पेट्रोल कर दिया जाएगा, जब डॉलर 250-300 का हो जाएगा, तो अवाम ने, हमने, आपने अपने बच्चों को खाना खिलाना है। फिर जो वो जिम्मेदार जिसको ठहराएंगे, वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी होगी कि फिर इस मुल्क की बका की जिम्मेदारी डायरेक्टली उस पर आ जाएगी। अच्छा, मैं अलीना से करता हूँ सवाल, लेकिन उससे पहले अलीना आपकी इजाज़त, फ़खर रहमान साहब की तरफ जाता हूँ। एक बयानिया अपोजिशन देने की कोशिश कर रही है, तरतीब देने की, और वो बयानिया क्या है? क्योंकि इमरान खान ने कहा कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका की मदद से आई है, तो जाहिर है फिर अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और पाकिस्तान के लोग इस पर बिलीव करते हैं। एक नया शोशा छोड़ा इन्होंने कि जी 1973 का आइन ख़त्म करना चाहते थे इमरान खान। कैसे ख़त्म कर सकते थे? फिर उसमें ये कि ये फ़ौज पर भी इल्ज़ाम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जी कोई तैनातियाँ होनी थी, तकर्रियाँ होनी थी, ये खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, और इन्होंने तमाम जो अपोजिशन के लोगों को नाअहल करार दे देना था, यानी जजेस जो लगने थे, ये कर लिया गया अज्यूम कि वो शायद किसी के कहने पर उन्होंने फैसला करके तो इनको सबको सज़ा दे देनी थी, और फिर 1973 का आइन ख़त्म हो जाना था, 18वीं तरमीम ख़त्म हो जानी थी। ये हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं, क्या शवाहिद हैं? और एक और जो बड़ी बात उन्होंने उसमें कही है कि जरदारी साहब को ये बताया गया, यानी फ़ौज पे ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है कि फ़ौज ने ये बताया, क्योंकि हामिद मीर साहब कहते हैं जरदारी साहब से रब्ता किया गया, उन्हें बताया गया, उनके कान खड़े हुए, तो फिर इन्होंने नून लीग से रब्ता किया। तो ये जो बयानिया है कि 73 का आइन रोल बैक हो रहा था, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और जो अमेरिका का इन पर इल्ज़ाम है, ये इससे उसको मैच कर पाएंगे, या आई मीन उसको नलीफाई कर पाएंगे, अपनी पोजीशन क्लियर कर सकेंगे इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर? फ़खर रहमान जी, शुक्रिया समी। दो तीन बातें इस लेटेस्ट जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब का जो इंटरव्यू का आपने हवाला दिया, इसका एक मकसद तो ये था कि ये जो साजिश के हवाले से एकदम फिर से तकरार और बहस शुरू हो गई थी, उसको ओवरशैडो करना था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी कार्ड अपोजिशन की तरफ से खेले गए हैं पिछले 4-5 महीने के अंदर, वो सब के सब सारे वार उलट साबित हो रहे हैं, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर के इस बयान से इंक्रीमेंटल एविडेंस जिसको हम कहते हैं साजिश का, वो तो बिल्कुल सामने आ गया कि जिससे ये सारी बात समझ में आती है कि इनके कितने डीप कॉन्टैक्ट थे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और किस तरह से सारी चीज़ों को ये मैनिपुलेट कर रहे थे, और किस तरह से सारी चीज़ें जो थी वो खुल करके सामने आई, और जिसका भी इमरान खान भी बात कर रहे हैं। अच्छा, 3-4 साल के अंदर किसी को सज़ा भी नहीं हो सकी, और फिर एक यकदम जो थे इनको ये आया कि जनाब 100 जजेस तैनात कर देंगे, आइन को यकसर तब्दील कर देंगे, सदारती निज़ाम जो है वो आ जाएगा और हम सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितना खौफनाक मंजरनामा जो था किसी ने इनको पेश किया। ये सब का सब जो थी ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात थी। जो असल बात अब हो चुकी है समी, वो ये है कि जो कहीं से भी माली इमदाद नहीं मिल रही, और अब अलार्मिंग बेल्स जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। प्रेशर कुकर जो पिंडी में था वो बिल्कुल फटने के करीब है, और उसमें से स्टीम जो है वो गाय बगाए जो है वो निकाली जा रही है। इमरान खान साहब से गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर राब्ते की कोशिश की गई है, और राब्ते हुए हैं, उनको मैसेज दिया गया है कि जी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आपने देखा कल इमरान खान ने ये इलेक्शन से आगे की बात की, उन्होंने कहा साफ और शफाफ। तो बात ये है कि जो इस वक्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि अब इनको ये समझ आ गया कि ये जिस तरह से IMF की तरफ से भी अभी झंडी हुई है, कोई इमदाद का सिग्नल अभी तक वहाँ से नहीं आया,
तो ये सारी सूरत हाल जो है वो माली तौर पर अब इनके सर पे पड़ने वाली है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन की तरफ जाया जाए और केयर टेकर सेटअप जो है वो आ जाए। इसके साथ ही खुर्रम दस्तगीर साहब के इस बयान से एक चीज़ और भी इस्टेब्लिश होती है कि जो नवंबर में एक अपॉइंटमेंट होनी है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो नहीं होगी। और क्योंकि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि जरदारी साहब ने एक और एक्सटेंशन देने की पेशकश की है और इस हवाले से पॉलिटिकल सतह पे तो ये फैसला हो गया है। लेकिन आपको पता है 14 अप्रैल को ISPR की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना एक्सटेंशन देंगे और अगर उनको पेशकश की गई तब भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही वो ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन सियासी सतह के ऊपर ये मामला जो है इन्होंने तय किए हैं और ये अक्टूबर में इलेक्शंस करवाने के बाद इसके ऊपर ये आएंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस वक्त इलेक्शन का तो सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन अब इमरान खान साहब जिस तरह इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक और शर्त रखी कि साफ और शफाफ, तो यकीनन वो इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, बात आगे की तरफ चली गई है। अलीना, आपने सारा ये जो क्राउड जो कह रहा था वो भी आपने सारी बातें सुनी, और ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है 73 का आइन इमरान खान रोल बैक करना चाह रहे थे, ये और शहबाज शरीफ साहब की घबराहट, वो कह रहे हैं मेरे कबूतर ही सारे उड़ जाएंगे। के अलावा कबूतरें भी उड़ जाएंगी, सिर्फ कबूतर नहीं उड़ेंगे उनके। और इसके साथ साथ देखें समी साहब, ये जो मुलाकात हुई है इसमें एजाजुल हक साहब जो हैं वो गए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत सिंबॉलिक मुलाकात है और मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर चीज़ों को संभाला जाए, क्योंकि इससे पहले PTI के बहुत से जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकें और एजाजुल हक साहब के जरिए हो सकता है और भी पैगामात जो हैं वो डिलीवर किए गए हों। मेरा सिर्फ एक सवाल है जो कि इमरान खान साहब भी शायद इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर वो बात करते हैं इलेक्शंस की, यकीनी सी बात है वो इस सेटअप के साथ इन लोगों के साथ तो इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, तो क्या इतना बड़ा चेंज आ सकता है इस सारे सिस्टम में? क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो खान साहब तो फिर एक और बात लेकर सामने आ जाएंगे कि भाई रिगिंग हुई है। तो ये इतने बड़े चेंज के लिए क्या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तैयार है या नहीं है? दूसरी तरफ ये बात की जा रही है, तो एक खबरें और भी आ रही हैं कि IMF के कुछ लोगों की मुलाकात हुई है अमेरिका के लोगों के साथ, तो वहाँ पर भी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। और एक और चीज़ जो सवाल मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि इमरान खान साहब हमेशा ये बोलते हैं कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। अगर ये ऐसा है तो फिर IMF की इमदाद इन्हें क्यों नहीं मिल रही है? सो मेनी थिंग्स जो आपस में कनेक्ट हैं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एम्बिग्युइटीज मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके ये सवाल जायज़ सवाल हैं और इसका जवाब हुक्मरानों को देना पड़ेगा। राजा आमिर अब्बास आ जाते हैं, ये जो ईमान मज़ारी साहबा का केस है आज उसको ख़त्म किया और डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मज़ारी साहबा से कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर उनके वकील ने ये बात बताई कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालती हदायत पर जो तफ्तीश थी उसका हिस्सा बने। पुलिस को बयान कुछ दे रहे थे, पुलिस लिख कुछ कर रही थी, फिर हमने पुलिस को कहा कि हम खुद तहरीरी बयान जमा कराएंगे और हमने पहले दिन ही कह दिया था कि जो अल्फाज कहे उनका कोई जवाज़ नहीं था। और अतर मिनुल्लाह साहब ने फिर कहा ईमान मज़ारी साहबा कि आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, क्योंकि वो लॉयर हैं, आपको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। अब आप वो माज़रत भी कर चुकी हैं, तो फिर आप मज़ीद क्या चाहते हैं? तो जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ने कहा जी कि बाकायदा मीडिया के सामने अपने बयान पर माफ़ी मांगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो जब यहाँ पर कह भी रही हैं कि ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था, और तो इस बयान का वक्त भी देखें, उनकी वालदा के साथ जो हो रहा था सारा वो माहौल। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला किया कि जो नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का जो मुकदमा था उन्होंने कहा कि इसको खारिज किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चीफ जस्टिस साहब का फ़ैसला है। यहाँ पर तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। राजा आमिर अब्बास, क्रेडिट गोज़ टू अतर मिनुल्लाह साहब फॉर डूइंग सच ए करेजियस डिसीजन। और एक इससे ये बात भी सामने आती है कि जो मस्बत तनकीद है, यानी नाजेबा अल्फाज तो खैर किसी के बारे में भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जो मस्बत तनकीद है उसकी तो हमारा आइन भी गुंजाइश देता है और हमारा दीन भी हमें कहता है कि आप करें। समी, आपने कहा कि यहाँ पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। मुझे याद है कि नवाज़ शरीफ जब नज़राती हुए थे, आपको गुजरांवाला का, कोयटा का, और याद होगा नाम ले लेके गालिबन यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और गालिबन जो DGI थे उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया।
लेकिन आपको हमें कोई FIR नज़र नहीं आई, हमें कोई कंप्लेंट नहीं नज़र आई, हमें कहीं पता नहीं चला कि कोई इस किस्म का ऑफेंस हुआ है, या शायद उसको ऑफेंस नहीं माना जा रहा था क्योंकि वो एक नज़रियाती थी। और एक बेटी ने जब अपनी माँ के अगवा होने पे, जिस पे ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक कमीशन बना चुकी है कि आप एक पार्लियामेंटेरियंस को किस अंदाज में ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं और कौन है इसका ज़िम्मेदार, तो अगर उसने कुछ अल्फाज कहे हैं और अगर उन अल्फाज की बुनियाद पर एक FIR बनी है, तो अदालत तो चूँकि प्योरली कानून के मुताबिक चलती है, तो अदालत ने देखना है कि जनाब अगर इस अल्फाज में बताइए ऑफेंस क्या बनता है। आपने तो चलना है पाकिस्तान पीनल कोड के हिसाब से, आपने बताना है कि जी ये वाला सेक्शन है, इसके तहत कोई एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन हुआ है, तो उसमें अगर तो आप कहते हैं कि जी कोई म्यूटनी है, कोई 505 है या इस किस्म की दफात। अच्छा, राजा आमिर, बहुत आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तफसील से करनी होगी, लेकिन क्योंकि मेरे कान इस वक्त बिलबिला रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इस वक्त उस मुकदमे की जो एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ़ैसला आया आज। उसमें ईमान मज़ारी साहबा ने भी जो नाज़ेबा बात कही थी, उस पर उन्होंने कहा कि हमने तो पहले दिन ही ये कह दिया था कि ये फ़िक्रे नहीं बोलने चाहिए थे, इसलिए कि ये उस वक्त गुस्सा था, उनकी वालदा को उठा के ले जाया जा रहा था, श्री मज़ारी साहबा को अगवा किया जा रहा था, और पता नहीं था कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ना इस्लामाबाद की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया गया और जिस तरीके से उनको खींचा गया, लिया गया, तो उसमें कोई इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो मीडिया के सामने माफ़ी मांगे, जिस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि वो यहाँ पर अदालत में रिग्रेट का इजहार कर चुकी हैं और बतौर रिस्पॉन्सिबल शहरी उनको ये बात नहीं करना चाहिए थी, वो इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं। इस पर इस मुकदमे को खारिज किया जाता है। जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अहम बात कर रहे थे राजा आमिर अब्बास। देखिए समी, दो के इसमें कानून अप्लाई हो रहे हैं। एक तो हो रहा है पीका का सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 में एक ही बात है, इंटिमिडेशन। हमें याद है पिछली पेशी पे जज साहब ने कहा कि जी किसकी इंटिमिडेशन हुई है, किसको थ्रेट मिला है, किसके ख़िलाफ़ ये बात हुई है, क्या आपने उससे कुछ पूछा है, कोई उसकी स्टेटमेंट ली है? और उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो चीफ़ की बात है। तो वो अदालत ने कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई शख्स थ्रेट दे सकता है? पाकिस्तान की आर्मी, शख्स अगर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो क्या वो उसको थ्रेट समझेगा? वो तो हिंदुस्तान का, इसराइल का, अमेरिका का एटॉमिक पावर के थ्रेट को थ्रेट नहीं समझता। तो ये आप क्या बातें करते हैं और ये किस किस्म के केसेस बनाते हैं? और उनको बड़ा उन्होंने वहाँ पे सख्ती से बात किया कि खुदारा इस किस्म की ये बातें जब एक एंकर या एक अखबार नवीस ऑलरेडी लिख के दे रहा है कि इस मुल्क के अदारों की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है और कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल हैं कि जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात भी कर रही है, जो उस जमात के चेयरपर्सन हैं वो भी कर रहे हैं। तो अगर सियासी बात हो रही है तो क्या पॉलिटिक्स को आप ख़त्म कर दिया जाएगा? तो मैं समझता हूँ इसी अंदाज में जो कानून की बात हो रही थी कि अगर ताज़ीरात पाकिस्तान की बात होती है तो वो एक प्रोसीजर के तहत चलता है। पाकिस्तान पीनल कोड को रेगुलेट करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अगर कोई ऐसा केस बनाना होता है तो उसमें हुकूमत की तरफ से एक तरीक़ेकार दिया है, एक कंप्लेंट आती है, वो जाके फिर लॉन्च करती है कि जनाब ये जो केस है, ना कोई कंप्लेंट है, ना फेडरल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें आ रही है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये वही आर्म ट्विस्टिंग या हरासमेंट की केसेस हैं। आज भी हम देख रहे थे कि उन्हीं आपके जो साथी एंकर्स हैं उसमें से अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। मैंने ये प्लीज़ अगर आप दिखा सकें, अगर रेडी है हमारे पास वो फुटेज है जो इमरान रियाज़ खान सहाफ़ी हैं, नॉन सहाफ़ी हैं, और बड़ी हिम्मत से, बड़ी दलेरी से, बड़ी बहादरी से वो उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और उससे वो पीछे नहीं हट रहे। ये उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया, उनके घर के बाहर एक साइड पे पुलिस की गाड़ी जो है वो खड़ी है। इसमें मैं जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, PMLN के जो लोग हैं, हुकूमत के जो लोग हैं, जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो राजा आमिर अब्बास वो कहते हैं ये हम नहीं कर रहे। भाई अगर ये हुकूमत नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? ये एक सवाल है। वो कहते हैं जी हमसे हलफ ले लें, हम कसम उठाते हैं
हमें पता भी नहीं है ये क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये वो पुलिस है जो खड़ी है, गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं ये इमरान रियाज के घर के सामने, उसकी साइड पे, सिर्फ डराने के लिए। ये देखें, और लेकिन नून लीग वाले कहते हैं ये हमने नहीं भेजे। अब ये एक बड़ी अजीब बात है, जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने नहीं भेजे। मैं उधर भी था कल जलसे में भी, बार बार एक सवाल होता था, वो कौन था। तो ये राजा आमिर अब्बास, ये जिसने फिर गाड़ियां भेजी, अगर नून लीग की हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं भेजी, तो फिर ये कौन भेज रहा है सब कुछ? कौन है ये? एक बड़ा सवाल है। फखर रहमान आप जवाब दे सकते हैं, अलीना आप जवाब दे सकती हैं, राजा साहब, कोई पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कौन है ये? तो ये नून लीग वाले और कौन हो सकते हैं? है। उनके कहने से क्या होता है, आप मरियम नवाज का बयानिया चेक कर लें, आप वो जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है उनकी स्टेटमेंट्स चेक कर लें। उन्होंने सबको कहा है कि हम इन्हें आड़े हाथों लेंगे, सहाफियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है? देखे ना, अभी तो नून लीग की हुकूमत आ गई। हमें याद है कि जब नून लीग की अभी तक हुकूमत ने ओथ भी नहीं लिया था तो इस किस्म के डायरेक्शन किसने भेजी थी? प्रिजन वैन, उसके बाद ईसीएल में पीटीआई के लोगों के नाम, जबकि उनकी हुकूमत थी, वो किसने डाले थे? मैं कल इनके एक लीडर ने स्टेटमेंट भी दी थी कि जनाब हम तो नहीं ला रहे थे। हाँ? ये नो कॉन्फिडेंस, कितने लोग ऑफियर हुए, ये तो जो लाए हैं, फिर उनका जो लाए हैं वो हमारे साथ भुगते भी। फखर रहमान आप बता सकते हैं ये कौन कर रहा है सब? जी समी साहब, ये तो देखें, नून लीग के अपने रहनुमा ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो कहते थे कि आदमी एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे। अच्छा, ये वही है जिसके बारे में वजीर आजम कहते हैं कि वजीर आजम तो मैं था, लेकिन फिर अमेरिका किसको कह रहा था कि मुझे हटाया जाए? वो किसको कह रहे थे? अच्छा, ठीक है। तो ये गूंज जो है ना, वो इस्लामाबाद से एक जुड़वा शहर तक जाती है, उसको रावलपिंडी कहा जाता है, वहाँ तक जाती है ये। ठीक है, ये सब वही लोग हैं। और ये जिस मुकदमे की आप बात कर रहे थे, ईमान मजारी की बात कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये वो खोखले लोग हैं जिनके अंदर जुर्रत ही नहीं है कि वो आकर सामना कर सके। जो ये वो लोग हैं जो इमरान रियाज को, समी इब्राहिम को, अरशद शरीफ को और इस तरह से जितने दीगर लोग जो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, उनको सिर्फ डरा ही सकते हैं, उनको सिर्फ धमका ही सकते हैं। इनमें इतनी इखलाकी जरूरत ही नहीं है कि ये आकर फेस टू फेस सामना कर सकें। ये इतने खोखले हो चुके हैं और इस मुल्क के निज़ाम को खोखला करने वाले यही करप्ट लोग हैं, समी इब्राहिम, जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दो लफ्ज बर्दाश्त कर सकें। ठीक हो गया राजा आमिर अब्बास, लेकिन ये चीजें कौन देख? जी दुरुस्त, आप जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं फखर रहमान, लेकिन राजा आमिर अब्बास, अब डेफिनेटली कोई कुछ चेहरे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ताकत का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं समझ सकते, तसव्वुर कर सकते कि पाकिस्तान के इदारे, भले वो पार्लियामेंट हो, भले वो अदलिया हो, भले वो हमारी फ़ौज हो, भले वो हमारी एजेंसीज़ हो, कि वो बाकायदा जो एक जैसा इदारा कोई डिसाइड कर लेता है, इस तरह तो नहीं हो सकता। ये तो डेफिनेटली कुछ काली भेड़ें होंगी जो हर सेक्शन में वो मौजूद होती हैं, जो ये काम करवा के एम्बेरसमेंट का बायस हैं सबके लिए। और पाकिस्तान के सहाफ़ी तो इन आज़ादियों पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि अदारे कभी भी इस किस्म के वो नहीं करेंगे, अमल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये तो इदारों को बदनाम करने वाली बात। यही वो चीज़ है कि जो हमारा दुश्मन चाह रहा है कि अदारों और अवाम के दरमियान कोई ऐसी दूरी हो, कोई रिफ्ट हो जिसमें वो कामयाबी की तरफ रवान दवा है। और यही वो बात है कि जिसको इमरान खान कह रहा है और जिसका हल सिर्फ़ और सिर्फ एक है, एक तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और ये जो आप काली भेड़ों की बात कर रहे हैं, ये काली भेड़ें अनअर्थ होनी चाहिए। आवाम को पता लगना चाहिए कि जनाब जुडिशल कमीशन के सामने ये एविडेंस आया है, ये वो मोरे थे जो वहाँ भी काम करते थे, यहाँ भी काम करते हैं, इनकी कनाइंस के साथ ये वो लोग हैं, ये वो लोकल हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे हैं, जिनकी वजह से इस सिस्टम को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। और इसका वाहिद मरकज़, अभी अलीना ने कहा कि जी अगर इनका सब कुछ ये साजिश थी तो फिर IMF पैसे क्यों नहीं दे रहा? IMF पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि वो चाहता है पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए, वो चाहता है कि अगला प्रोग्राम आ सके। फिर नहीं, अगला प्रोग्राम नहीं, उनका अगला प्रोग्राम ये जो उनसा है वो गालिबन खान साहब ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि असल प्रोग्राम जो है मगरिब का
वो यही है कि आपको इतना इंस्टेबल इकोनॉमिकली कर दिया जाए कि आपके जो फिर एसेट्स हैं हर किस्म के, उनकी तरफ निगाह की जाए और इस कौम को यूक्रेन की तरह बनाया जाए, या इस कौम को इस तरफ ले जाया जाए कि जब इकोनॉमिक इतनी कंडीशंस बुरी होंगी तो लोग रोडों पे आएंगे। और पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट कभी नहीं वो चाहते कि ये एक स्टेबल मुल्क बने, और ये एक उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और उसी पॉलिसी पे वो गामजन है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, 2 ही हल है, एक अर्ली इलेक्शंस और एक जुडिशल कमीशन का। आपने भी बात की जुडिशल कमीशन की। डीजी ISPR आकर ये बार बार कह चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स गई थी, अब ये जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा इसमें भी तो वही रिपोर्ट्स जाएंगी। देखिए तो अभी आप चूंकि शायद कानून के आप आती हैं, लेकिन कमीशन का जो काम होता है फैक्ट फाइंडिंग्स होता है, एक पार्टी या एक फरीक से नहीं लिए जाते, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। अगर जो हुकूमत थी उस वक़्त की, अगर वो इतने बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं तो उन्हें मौका फराहम किया जाएगा कि बताइए क्या एविडेंस है आपके पास, कौन से वो लोग थे। खाली एक रिपोर्ट्स का डजंट मीन कि एक रिपोर्ट के बेस पे आपने दूसरी कमीशन की रिपोर्ट दे दी। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आपको राया साहब माफ़ी चाहता हूँ इस तरह को रोकना पड़ा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जुडिशल कमीशन अगर बन जाए तो दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन इंडिपेंडेंट। और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरी अदालत में ओपनली इसको डिस्कस करें तो वो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा। एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कह दूं, जब हमने इदारों से बात की, जो हमारी फ़ौज का भी इदारा है उससे भी बात की, तो उनके मुताबिक भी उन्हें कुछ इल्म नहीं है कि ये जो पुलिस गई है या ये जो को भेज रहा है ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद करते हैं कि इसमें वो मुलव्वस हैं। एक ब्रेक, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और फैसला जस्टिस अतर मिनुल्लाह का, जिसका अमेरिका के जजेस जिसका हवाला दे रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं, और ये बड़ा एक बड़ी इज़्ज़त है पाकिस्तान के लिए। ये एक कावन जजमेंट, लैंडमार्क कावन जजमेंट, जो बेसिकली एक एलिफेंट था, ये जिसके बारे में सारा ये डिसीजन आया। राजा आमिर अब्बास, अब तो अमरीकी अदालतें जो हैं अतर मिनुल्लाह साहब की मोतरफ हैं, उनकी जो जजमेंट है उसका पैरा कोर्ट हो रहा है। और ये बड़ा एक रेयर एपिसोड है, इसलिए कि हम अक्सर जो दूसरे जजेज़ हैं उनके फ़ैसलों की, बाहर के जजेज़ के फ़ैसलों का हवाला तो हम सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन पाकिस्तान के जजेज़ के फ़ैसले और अमरीकी फेडरल जज उसका हवाला दे रहा है। देखिए जी, ये लैंडमार्क जजमेंट है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल ये पहली जजमेंट होगी कि जिसको कोट किया जा रहा है अमेरिका में ही, कि जनाब वहाँ पे जो इस किस्म के जो राइट्स हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ के हों, WWO के हों, दूसरे हों, ये तमाम के तमाम प्रोटेक्टेड हैं। और इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ क्या एक हैवान की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन भी कोई फ़र्ज़ है कि नहीं। और इस जजमेंट के नतीजे में आप देखेंगे कि दुनिया भर में जो पजीराई मिली कि जनाब ये वो मुल्क, एक तरफ तो यहाँ दहशतगर्दी की बात होती है, यहाँ बात होती है कि जी लोगों को मिसिंग पर्सनस की बात होती है, उठा लिया जाता है, लेकिन वहीं अदालतें ये देख रही हैं कि जनाब पर्सनस तो दूर की बात है, हम तो जानवरों के साथ जुल्म नहीं होने देते। और यही वो अदालत है कि जहाँ से हमने ये भी बड़ा देखा कि जी जो मिसिंग पर्सनस थे उनके हक़ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, ऑर्डर्स पास किए, कमीशन बनाया और इस चीज़ को उन्होंने कोशिश की कि ख़त्म किया जाए, कर्टेल किया जाए। इस मुल्क में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोगों को मिसिंग पर्सनस के, क्योंकि बीइंग ए कानूनदान और बड़े सीनियर कानूनदान भी वो रहे हैं, अब जज हैं, तो ये हमारा आपका सबका फ़र्ज़ है कि जो काम भी हो वो कानून के दायरे में रहते हुए हो, मावराए कानून किसी किस्म कोई इख्तियार किसी ना अदारे को है, ना किसी अथॉरिटी को है, ना किसी गवर्नमेंट को है, ना किसी प्रेसिडेंट को है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो दीगर सूबाई हाई कोर्ट्स हैं वहाँ भी इन चीज़ों को लेके आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े डाइसेंटिंग व्यूज़ आ जाते हैं। एक तरफ एक हाई कोर्ट तो पता नहीं
ताहयात पता नहीं क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं, और वहाँ पे तो इंसानों के हकूक़ को पामाल किया जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी खैर टाइम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का अब ये फ़र्ज़ है कि इसको थोड़ा सा वो यकसुई की तरफ ले आए कि अदालतें जो उनसे ख़ासकर जानवरों को छोड़ दें, इंसानों के जो फ़ैसले हैं कम अज़ कम वो रूल ऑफ लॉ के तहत हों और एक मैार पे हों। मैार पे, अच्छा, मैं ये जजमेंट बड़ी अहम है इस पे, क्योंकि जो अतर मिनुल्लाह साहब का फ़ैसला है उसकी बुनियाद बना के ब्रॉन्क्स में अमेरिका में एक जो है हाथी था जो बेचारा लोनली, कई दहाइयों कम अज़ कम डेकेड्स वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पर वो कैप्टिविटी में था। तो जज ने कहा कि ये इसको आप अलहदा नहीं रख सकते या लोन नहीं रख सकते, क्योंकि कावन जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ज़ू में जो एलिफेंट था उस पर अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इनके भी सेंटिमेंट होते हैं, इनको भी आप बिल्कुल वो जो दूसरे इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रहने का हक़ है, आप जानवर को इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते। बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला अतर मिनुल्लाह साहब आपका, और आपके इस फ़ैसले की बुनियाद पर ब्रॉन्क्स में एक जो हाथी था उसकी भी ग़ुलामी ख़त्म हुई, और जैसे कह रहे हैं राजा साहब के पाकिस्तान के लोगों की ग़ुलामी भी ख़त्म होनी चाहिए। ये जो आपने ईमान मज़ारी का भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया, तो ये एक आवाज़ है आपकी इस वक्त जो हमें नज़र आता है कि जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग माफिया पाकिस्तान पर, उसके आपके जो फ़ैसले हैं वो उन पर कारी ज़रब लगाते हैं। अब ज़रा कश्मीर की बात करते हैं। वहाँ पर भी लोग, हमारे यहाँ कश्मीर में भी लोग अपने हक़ के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा फ़ारूक जो वज़ीर हैं सूबाई, यानी कश्मीर के वज़ीर हैं, आज़ाद कश्मीर के, उनसे बात करते हैं, क्योंकि कट लगा दिए गए हैं और ये एहसन इकबाल साहब जो हैं ये कहते हैं कि जी बिल्कुल पहले भी कट लगते रहे हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ पर MNAs हैं उनको 50-50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फ़ंड दे रहे हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उनके फंड्स की कमी हो रही है। ख्वाजा फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समी साहब, खैरियत है? जी ख्वाजा साहब बहुत मेहरबानी आपकी। ये क्या हो रहा है कि उधर कट लग रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और इधर तो 50-50 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है? बिल्कुल समी साहब, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले आप यहाँ पाकिस्तान के अवाम के लिए आप एक खौफ है, हम आज़ाद कश्मीर के अवाम की भी आवाज़ आपके लिए आज बात असल ये असल कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान में है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब ने उनके 3 सालों में बजट जो है वो 20 बिलियन से 28 बिलियन तक पहुँचाया। उन्होंने बजट में कमी नहीं की, जबकि इससे पहले ये रवायत होती थी जब कोई मुखालिफ गवर्नमेंट इस्लामाबाद में आ जाती थी बजट लग जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सर ज्यादती जो की है कि हम बजट को 45 अरब पे ले जाना चाहते थे 28 अरब से, कि पहला बजट था PTI की हुकूमत का हम देने जा रहे थे, तो इन्होंने न सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के बजट पे काट लगा दी, बल्कि हमारी आखिरी जो क्वार्टर था उसका भी 5 बिलियन 20 करोड़ रुपये उन्होंने दे दिए हमें। इससे हमारे तरक्याती मनसूबे बहुत बुरी तरह मुतासर हुए, और फिर हमें कहा गया जी कि आप 28 बिलियन के बजाय 19 बिलियन का बजट बनाए, और फिर जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है वो भी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। और समी साहब एक और अफसोसनाक बात आपको सेकंड बजट पर भी पहली बार आज़ाद कश्मीर में 70 सालों में सेकंड बजट पर भी उन्होंने कट लगा दी, और ये कट सिर्फ GB में और आज़ाद कश्मीर में जहाँ PTI की हुकूमतें वहाँ पे लगाई गई है। आप हैरान हो गए कि नाला लेई का बजट 70 बिलियन है सर, 70 बिलियन है, और हम आज़ाद कश्मीर वाले हैं वो 28 बिलियन भी इन्होंने हमें नहीं दिया, 19 बिलियन। और डॉलर की जो कीमत कमी, स्टील बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गई, उससे हम बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हमारा सारा तरक्याती प्रोग्राम जो है वो मुतासर हुआ। एक जानब आप देखें कि कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में लोगों ने मोदी आया, उसने हर किस्म की उनको लालच दी, लेकिन उन्होंने जूती की नोक पर उसकी पेशकश को रखा और वो श्रीनगर नहीं आ सका, वो जम्मू से भाग गया। और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है कि यानी इन्होंने पहली बार ये कट लगाया, और एहसन इकबाल साहब और दूसरे वो हमारे जो डेवलपमेंट के वो उन्होंने कहा जी कि ये कोई मसला नहीं है, हम आइंदा कर देंगे। हमने इस वक्त तक बजट हमसे बंद नहीं रहा, क्योंकि हमने हमारे जो प्रोग्राम थे, इमरान खान साहब ने 520 बिलियन के
स्पेशल पैकेज आज़ाद कश्मीर के लिए दिया था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज़ाद कश्मीर के पूरे अवाम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके लिए आवाज़ इनके बहरे कानों तक पहुँचे। आपने दुरुस्त का अपने MLAs को ये 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं और हमने यहाँ पे काम करी जो कट लगा 5 अरब 20 करोड़ का कट लगा, इससे काम खत्म हो गया और हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को अदायगियाँ कैसे करें, क्योंकि हमारे कहने पे हमें वो, मैं सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की मिसाल देता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो मेरे पास है 73 करोड़ रुपए का कर्ज लगा, जिससे हम सड़कें छोटी छोटी लिंक रोड दे रहे थे, पीने का साफ पानी दे रहे थे और इसके लिए छोटे प्रोजेक्ट जो कर रहे थे, स्कूलों की बिल्डिंग बना रहे थे। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हम आपके चैनल के वसात से पाकिस्तान की जो अवाम है उससे मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर कट नहीं लगाई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 3 सालों में, और बल्कि बजट बढ़ाते गए थे हर साल। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं फारूक हैदर को ये पैसे नहीं दे रहा, मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए पैसे दे रहा हूँ, और ये इन्होंने इनका ये हुआ। और आप जहाज देखें कि अभी हज पर गए, पूरा जहाज भर के ले गए, और ये जितने मफलूम मुल्क में उनको भी साथ उठाते हैं। बहुत बहुत ख्वाजा फारूक साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, मैं इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में पूरी तफसील से ये बात करूँगा। इंतहाई अफसोसनाक ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में शहबाज हुकूमत ने कट लगाए हैं। ये आर्मी चीफ़ को इसका नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पे आप MNAs को 50-50 करोड़ दे रहे हैं और वहाँ पर जो ऑलरेडी जो उनका बजट था उसको आप कम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म है, वहाँ पर वो PTI से उनका ताल्लुक़ है, PTI की हुकूमत है। तो ये आप उनको लोगों को सज़ा देना चाहते हैं कि उन्होंने PTI को वोट क्यों दिए। इंतहाई अफसोसनाक। इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।